जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपन चैनल पे। फ्रेंड्स चलिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो और आपको देखने में मजा आए। पहला हमारा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of both balloons in two cases. फ्रेंड्स यहाँ पे बलून है, उस बलून के अंदर हवा भरी जा रही है। तो हवा भरने से पहले उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था। जब उस बलून के अंदर हवा भर दिया गया, हवा फिल कर दिया गया, तो उसका जो रेडियस था वो 7 से 14 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो हमें बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून्स इन टू केसेस। तो इन दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही केसेस में, यानी कि हवा भरने से पहले और हवा भरने के बाद, ठीक है, इन दोनों ही केसेस के अंदर उनका सरफेस एरिया निकालना है। मतलब कि जब हवा नहीं भरा गया था उस टाइम पे 7 सेंटीमीटर था, तो उस टाइम पे उसका सरफेस एरिया क्या था, और जब हवा भर दिया गया और उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया तो उस टाइम पे उसका सरफेस एरिया क्या था। तो उन दोनों का सरफेस एरिया निकालना है और उन दोनों सरफेस एरिया निकालने के बाद में उन दोनों का रेशियो निकालना है। ओके, सो फ्रेंड्स पहले हम क्या करेंगे, पहले हवा भरने से पहले की जो कंडीशन है, जो पहले वाला केस है, उसका हम निकालेंगे सरफेस एरिया। उसके बाद हवा भरने के बाद वाले का निकालेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो बलून है उसकी R1 का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमने हवा नहीं भरा था, ठीक है, तो उस टाइम उसकी रेडियस क्या थी, उसकी रेडियस थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ बलून इन फर्स्ट केसेस, तो फर्स्ट केस में सरफेस एरिया निकालेंगे बलून का। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, क्योंकि बलून जो आपका होता है स्फीयर होता है, स्फेरिकल होता है, तो स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। ओके, तो ये हमने लगा दिया फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर। 4 की जगह 4 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 ले ली हमने, मल्टीप्लाई में किया r हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है मतलब कि यहाँ पे 2 बार हमको लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया है। अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है क्योंकि सॉल्व करने में काफी लेंथी हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं इसके लिए। फिर सेकंड केस में क्या है, हमने हवा भर दिया, तो हवा फिल करने के बाद बलून का जो रेडियस है वो हो गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हो गया। अब उसका भी निकालेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ बलून इन सेकंड केस, दूसरे केस में सरफेस एरिया वो निकालेंगे, तो 4 पाई r स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आप 2 लगा दिए ताकि मालूम पड़े कि जो रेडियस है ये सेकंड केस का रेडियस है। ओके, तो 4 की जगह 4 आ गया, पाई की वैल्यू आपने 22/7 रख दिया, r हमारा कितना है 14 है, r2, ठीक है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा है क्योंकि आपका जो एरिया होता है, ठीक है, वो स्क्वायर में होता है, और ये क्योंकि इसका यूनिट यहाँ पे कितना है सेंटीमीटर, देखो तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया। ओके, अब रेशियो निकालना, रेशियो निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, दोनों ही नंबर्स को अपॉन में लिख देते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून्स इन बोथ केसेस, इन टू केसेस। अभी सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस अपॉन सरफेस एरिया इन सेकंड केस। अभी फर्स्ट केस में सरफेस एरिया हमारा क्या है, वो ये है, तो आपको यहाँ पे 7% उतार देना है, अपॉन की जगह अपॉन लगा देना है। फिर सरफेस एरिया इन सेकंड केस में आपका सरफेस एरिया ये रहा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, तो ऊपर नीचे कट जाता है, 4 से 4 कट गया, 22/7 ऊपर भी है, 22/7 नीचे भी है, तो ऊपर नीचे ये भी कट गया। ओके, फिर यहाँ पे 7 × 7 है, यहाँ 14 × 14 है, तो ऊपर नीचे कट कर देंगे। 7 × 7, 7 × 14, यहाँ पे 7 × 7, 7 × 14। ओके, तो यहाँ बचा 1 × 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, और नीचे बचा 2 × 2, 2 × 2 का मतलब होता है 2 × 4, यानी कि 1/4 आ गया आपका। ठीक है, अब रेशियो का मतलब क्या होता है, आपको इस तरह से इस फॉर्म में लिखना होता है रेशियो। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:4, तो ये आपका रेशियो हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। ऐसा बोल रहा है कि एक बर्तन है, ठीक है, जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, बेलन के आकार का है, नलाकार आकार का है, ठीक है, उसकी जो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस है, यानी कि उसका जो नीचे का जो आधार है वो आपका कैसा है, उसकी सर्कमफेरेंस की जो लेंथ है वो 132 सेंटीमीटर है, और उसकी जो हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है।
तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो उस जो आपका सिलिंड्रिकल वेसल है, जो आपका बेलनाकार का बर्तन है, नलाकार बर्तन है, उसमें कितना पानी आएगा, वो भी कितना लीटर में कितना पानी आएगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक सिलिंड्रिकल वेसल की फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, आपको ऐसा समझ आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिलिंड्रिकल वेसल है, नलाकार बर्तन है। ठीक है, अब जो इसके नीचे का ये बेस है, ये आपको बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेस। आपका जब बेस आप कुछ देखोगे अलग तरीके से तो आपको इस तरह दिखाई देगा, मतलब कि सर्कल टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, मतलब कि पूरा जो डिस्टेंस है, पूरा लेंथ है, ये कितना है? 132 है। अब देखिए सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई r, यानी कि 2 पाई r। तो 2 पाई r की वैल्यू हमको दी है, कितनी दी है? 132। ओके, तो ये हमारा 132 क्या है? ये 2 पाई r का वैल्यू है। मतलब कि जो आपका सिलिंड्रिकल वेसल उसका बेस होता है सर्कुलर, तो क्योंकि सर्कुलर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r की वैल्यू क्या है? 132 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाइट आपको दी है 25 सेंटीमीटर, आपको लिख देनी है। फिर सर्कमफेरेंस ऑफ बेस कितना है? 132 सेंटीमीटर, आपको पहले डिटेल्स लिख देनी है। ओके, अब सर्कमफेरेंस ऑफ बेस निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? रेडियस मिलेगा। रेडियस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको निकालना है कि उस बर्तन में कितना वाटर आने वाला है। तो वाटर आने कितना बर्तन में वाटर आएगा, उसके लिए हमको उस सिलिंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। हमारे पास पाई की वैल्यू तो है 22/7, r की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए उसको निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। क्योंकि 2 पाई r के अंदर हमको r मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 पाई r की वैल्यू है, सिर्फ r की वैल्यू नहीं है। ओके, और हाइट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हम पहले क्या कर रहे हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ बेस का फॉर्मूला लगा करके रेडियस को फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू 2 पाई r। अब इस सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, जो सिलिंड्रिकल वेसल का जो बेस है, उसको कितना वैल्यू है? 132 दिया हुआ है, तो उसके नीचे जस्ट 132 लिख देंगे। इज इक्वल टू के बगल में इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर 22/7, और r को हमको पता ही नहीं, तो r को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे r। ठीक है, अब देखिए ये जाएगा इसकी तरफ, मतलब कि ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो 132 को मल्टीप्लाई 7 हो गया। ओके, ये दोनों चल जाएगा नीचे। अब मैंने इसको यहाँ कर दिया, इसको मैं इधर कर दिया, तो कुछ इस तरह देखिएगा ये। ठीक है, अभी r इक्वल टू मैंने 132 into 7 अपॉन 2 into 22 लिख दिया है। अभी देखिए ये 22 से हम डिवाइड करेंगे 132 को, तो 22 को जब डिवाइड करेंगे, सॉरी 32 हम डिवाइड करेंगे 32 को 22 से, तो 6 टाइम्स जाएगा, मतलब कि 6 आएगा। फिर ऊपर 6 से नीचे 2 है, तो यहाँ पर 2 × 2 और 2 3 × 6 3 आ गया। ठीक है, बचा आपका 3 × 7, तो 3 × 7 मतलब 3 7 से 21। आपके रेडियस आ गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अभी आपको निकालना है वॉल्यूम, मतलब कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, मतलब कि सिलिंड्रिकल जो वेसल है उसमें कितना वाटर आएगा, उसके लिए हम कैपेसिटी निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। ठीक है, r हमारा कितना मिला? आपको 21 मिला है, 21 का स्क्वायर करेंगे हम, h हमारा कितना? 25 में लिख दिया जाता है। ओके, अभी इसको सेम का सेम उतार लो। 21 का स्क्वायर करना है, मतलब कि 21 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। मैंने एक बार यहाँ पे लिखा, फिर एक बार बदल लिख दिया। 25 आपका सेंटर से नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे 7 है, ऊपर 21 है, तो 21 आता है 7 के टेबल में 3 टाइम्स, तो 7 3 से 21, ऊपर क्या बचा? 22 into 3 into 21 into 25। इन सभी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें सेंटीमीटर क्यूब में आंसर नहीं निकालना है, हमको पता करना है कितना लीटर पानी आएगा, कितना लीटर वाटर आएगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। ठीक है, तो 1000 से ही हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, नीचे 1000 लिख देंगे। ठीक है, और फिर जब नीचे कितना जीरो है? 3 जीरो है। ठीक है, तो 3 जीरो का मतलब होता है कि पीछे से 3 1 2 3, मतलब कि यहाँ पॉइंट लगा देंगे 65 से पहले। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 34.65 से पहले पॉइंट लगा दिया। पीछे जीरो लिखने का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए मैंने जीरो नहीं लिखा। तो आपका आंसर आ गया 34.65 लीटर। इतना लीटर पानी आएगा इस सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 3 coins are tossed simultaneously 500 times with the following frequency of different outcomes। यानी कि सिक्के यहाँ पे 3, कितने सिक्के? 3 सिक्के,
उनको 500 बार उछाला गया, ठीक है। तो क्या हुआ, डिफरेंट अलग अलग नतीजे आए, अलग अलग रिजल्ट आया उसके अंदर। जब 3 सिक्के उछाले 500 बार, तो 70 बार ऐसा हुआ कि एक भी बार हेड आया ही नहीं, हेड एक बार भी नहीं आया। 190 बार जब उछाला गया तो एक ही हेड आया, तीनों सिक्कों में सिर्फ एक ही वाला हेड था। 175 टाइम्स ऐसा हुआ कि सिर्फ 2 ही हेड थे, मतलब 3 सिक्के में सिर्फ 2 हेड आए थे, एक टेल होगा उसके ऊपर। और 65 टाइम्स मतलब कि 65 बार ऐसा हुआ कि जब तीनों ही सिक्कों में हेड आए थे, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 0, 1, 3 हेड्स। तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, संभावना निकालनी है कि 0, 1, 3 जो हेड आए हैं, मतलब कि एक बार भी हेड नहीं आया, एक बार हेड आया, 3 बार हेड आया, मतलब तीनों सिक्कों में तीनों बार हेड आया, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए हियर नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, मतलब टोटल हमने कितने ट्रायल लिए, कितनी बार हमने सिक्के को उछाला, टोटल ट्रायल हमारे कितने हैं, ऊपर क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है 500 टाइम्स, मतलब कि 500 बार सिक्के उछाले गए, 3 सिक्के, ठीक है। अगर आप इन सही फ्रीक्वेंसी को आप प्लस करोगे तो आपको 500 मिलेगा, ओके। अब देखिए नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच 0 हेड अकर्ड, मतलब कि कितनी बार ऐसा हुआ कि तीनों ही सिक्कों में कोई भी हेड था ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा 70 टाइम्स हुआ, 70 बार में, ठीक है। तो आपको लिखना है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच 0 हेड अकर्ड A1, हमने इसको यहाँ पे A1 मान लिया है, ठीक है। तो कितना इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 70 है, ओके। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच 1 हेड्स अकर्ड, अब कितनी बार ऐसा हुआ, मतलब ट्रायल, कितने ट्रायल ऐसा है कि जिसके अंदर तीनों सिक्कों में सिर्फ एक ही हेड आया, तो ऐसा 190 टाइम हुआ, 190 बार हुआ। तो यहाँ पे 190 लिख देंगे आप, इसको हमने मान लिया कि A2 है, ठीक है। हमने A1, A2, A3 इसलिए इसको लिख रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे फिर से पूरा ये लिखना ना पड़े नीचे, इसकी वजह से, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच 3 हेड्स अकर्ड, ठीक है, A3 65, मतलब कि कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको तीनों ही सिक्कों में हेड मिला, वही 65 टाइम्स ऐसा हुआ है, ठीक है। क्यों मैंने यहाँ पे देखिए 0, 1, 3 का ही लिया है, क्योंकि हमको क्वेश्चन के अंदर 0, 1, 3 रिसीव हेड रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसलिए, ठीक है। चलिए पहला निकालते हैं P ऑफ A1। P ऑफ A1 का मतलब क्या है कि हम कितनी बार 0 आया उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो A1 हमारा क्या है, 70 है, ठीक है। तो 70 लिख देंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है हमारा, 500 है, तो 70/500, 0 0 कट गया, 7 और 50 आएगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे साइड में, ठीक है, या रफ में, तो आपको 0.14 आंसर मिलेगा, ओके। फिर P ऑफ A2, P ऑफ A2 का मतलब कितनी बार, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब हमारा सिर्फ हेड 1 ही आया तीनों सिक्कों में, ठीक है। तो A2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 190/500, A2 हमारा कितना है 190, तो 190/500 देंगे। फिर आप इसको कट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.38 डिवाइड करने के बाद, ओके। फिर P ऑफ A3 में क्या है कि हमें तीनों ही सिक्कों में हेड मिला है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो A3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 65/500 आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.13। तो इस तरह से आपकी तीनों ही कंडीशन में, मतलब कि तीनों ही 0, 1, 3 रिसीव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने यहाँ फाइंड आउट कर ली। 0 का है 0.14, 1 का है 0.38 और 3 का है 0.13, ओके। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड। इसमें दिया गया है कि एक सीरीज हुई जिसके अंदर 10 मैच खेले गए, ओके, एक टीम के जरिए। तो उस टीम ने कुछ गोल किए हैं, ठीक है ना। वो गोल कितने हैं, पहले मैच में 2 गोल किए, सेकंड में 3, बाद में तीसरे में 4 गोल किए। इस तरह से टोटल उसने 10 मैच खेले हैं, ठीक है। और अलग अलग मैच में इतने इतने गोल उन्होंने किए हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका मीन निकालो, मीडियन और मॉड निकालना है, ठीक है। तो मीन में हम क्या करते हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उन सभी को प्लस कर देते हैं, ठीक है, और उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। हियर n इज इक्वल टू 10, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे 10 है, क्योंकि टोटल 10 मैचेस खेले गए, ओके। तो मीन
एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार का मतलब होता है मीन आपका, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन। समेशन का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है ना। एक्स आई का मतलब क्या है, ये सारे एक्सपेक्ट यहाँ पे टर्म है जो गोल्स है हमारे, ठीक है। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उन सभी को प्लस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन से 2 3 4 5 0, इन सभी को लिख देना है, ओके। बाद में आपको अपॉन करके 10 से डिवाइड कर देना है। इसको प्लस करेंगे तो 28 आएगा, फिर उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.8 आएगा। नीचे एक जीरो है तो 28 लिख देंगे और पीछे से एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 2.8 आएगा हमारा, ओके। लेट्स अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन द असेंडिंग ऑर्डर वी ऑब्टेन। हमको निकालना है मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए हमेशा जो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। मतलब कि पहला छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि चढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन दिए गए थे सारे के सारे, उन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। तो हमको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से मिला, ठीक है। पहले 0, फिर 1, फिर 2, 3 3 3 3 4 4 5, 3 यहाँ पे 4 टाइम्स, ओके। देखिए अभी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे 10 है, और 10 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इसके अंदर मीडियन निकालने का दो फॉर्मूला है। अगर इवन नंबर हो तो ये लगाते हैं फॉर्मूला, अगर ऑड नंबर होता है तो दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, वो इससे भी इजी है, ठीक है। तो मीडियन निकालेंगे, मीडियन को हम डिनोट करते हैं एम से, कैपिटल एम, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अभी n/2 का मतलब क्या है, 10/2, ठीक है। तो यहाँ पे 10/2 लिख देंगे प्लस n/2 प्लस 1, n/2 का मतलब 10 प्लस 10/2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आगे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आगे ऑब्जर्वेशन, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद अपॉन 2 है तो यहाँ पे अपॉन 2 कर देंगे, यहाँ पे अपॉन 2 तो ये अपॉन 2, ठीक है। अभी देखिए 10 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 5 आएगा, 2 5 जा 10, तो 5 मिला आपको। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जर्वेशन मिला, 5th ऑब्जर्वेशन, 5वां ऑब्जर्वेशन मिला इधर। फिर ये आपका प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, ओके। फिर देखिए आपने 10 को डिवाइड किया 2 से, 2 5 जा 10, 5 मिला, 5 और यहाँ प्लस 1 है तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 6th ऑब्जर्वेशन, 6ठा ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ओके। फिर अपॉन 2 है तो अपॉन किया पर 2 लगा दिया, ओके। अभी देखिए 5वां ऑब्जर्वेशन पे कौन सा नंबर है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, 3 है हमारा। तो 5th ऑब्जर्वेशन की जगह में हम 3 लिख देंगे, ओके। फिर आपका प्लस है, आप प्लस लिख देंगे। फिर आपको क्या बोल रहा है, 6th ऑब्जर्वेशन, 6ठा ऑब्जर्वेशन पे कौन सा नंबर है, फिर से 3 ही है तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे, ठीक है। अभी 3 प्लस 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा, ओके। अभी 6/2 हो गया, 6/2 को आप डिवाइड करेंगे, 6/2 में आपको डिवाइड करना है 6 को, 2 was 2 2 3 था 6, तो आपको कितना मिला, 3 मिला। तो आपका मीडियन कितना आ गया, 3 आ गया, ओके। अभी आपको निकालना है मोड। मोड का मतलब क्या होता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपका मोड होता है। तो देखिए इसके अंदर 3 3 3 3 1 2 3 4 टाइम्स आया है 3, 4 बार आया है 3। 4 से ज्यादा बार कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो आया 5 बार, ठीक है। और 3 है जो 4 बार आया, ओके। तो मोड हमारा क्या होगा, मोड में लिखेंगे 3 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली 4 टाइम्स। जो 3 नंबर है ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है, कितनी बार, 4 बार, ओके। तो हमारा मोड क्या हो गया, 3 हो गया। तो आपका आंसर आएगा मीडियन, सॉरी मीन आपका आ गया 2.8 वोल्ट्स, और मीडियन आया आपका 3 वोल्ट्स, और आखिर में मोड आपका आ गया 3 वोल्ट्स। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया, किस तरह सोल्व करना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड में वीडियो देखने के बाद शेयर भी कर देना, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर and length of the equal side is 12 centimeter, then find out the area of triangle, ठीक है। मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, ओके। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर उसकी दो साइड इक्वल होती है, दो साइड बराबर होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड है उसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ओके।
तो हमको ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है कि उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ एक फिगर ड्रॉ किया है ट्राइंगल का। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मान लीजिए कि जो 3 साइड उसमें से एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है, तीसरी साइड सी है। तो a इज इक्वल टू 12 है और b इज इक्वल टू भी 12 है। ठीक है, c का आपको पता नहीं है। ओके, इसमें आपको क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि इसकी टोटल लेंथ यहां से लेके ये पूरी यहां तक, इसको बोलते हैं पेरीमीटर यानी कि परिमाप। ओके, ये आपको दिया हुआ है। और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है तो आपके पास एक हेरोल्स का फॉर्मूला है। ये आपका हेरोल्स का फॉर्मूला है। इसके अंदर आपको जरूरत पड़ती है सेमी पेरीमीटर की और तीनों ही साइड्स के मेजर की। ठीक है, तो तीनों ही साइड में आपका 1 और 2 साइड्स का मेजर आपको पता है। 2 साइड का पता है कि मतलब मेजरमेंट क्या है, लेकिन तीसरे का नहीं पता है। तीसरे का निकालना पड़ेगा। तीसरे का निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक पूरी लेंथ दी हुई है कितनी, 30 सेंटीमीटर। उसमें से हम ये 12 और ये 12 मतलब कि 24 माइनस कर देंगे, हमको c मिल जाएगा। फिर c की जो वैल्यू होगी वो हेरोल्स के फॉर्मूले में हम डाल देंगे, हमको हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। पहले क्या करेंगे, लेट द साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल बी। मान लेते हैं कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी जो साइड्स है वो a, b और c है। ठीक है, तो a कितना है 12 सेंटीमीटर, b कितना है 12 सेंटीमीटर और c हमको पता नहीं है, मतलब कि अननोन है। ओके, पता नहीं कितने वैल्यू है। अब पेरीमीटर कितना दिया है, हमको 30 दिया है। हमको जो डिटेल्स दी है उसका इस्तेमाल करके हमको अपना क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। मैंने भी आपको बताया कि पेरीमीटर का मतलब होता है जितने भी साइड्स हैं उन सभी का प्लस, प्लस का मतलब सम। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है 30, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के नीचे 30 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आ जाएगा द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स मतलब a प्लस b प्लस c। उसके जो साइड्स है उसको हमने नाम दिया a b c। ओके, अभी 30 में 30 आ गया, इज इक्वल टू आ गया। a की वैल्यू क्या है 12 है, b की वैल्यू कितनी है 12 है, c हमको पता नहीं, फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये सेम टू सेम लिख दो। अभी 12 है 12 24 हो गया प्लस c हो गया। अभी 30 इधर पे इज इक्वल टू 24 उस तरफ, 24 उस तरफ से इस तरफ आएगा, मतलब कि अपनी साइड चेंज करेगा। तो क्या होगा, यहाँ प्लस था इधर आ गया तो माइनस हो गया। तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 30 में से 24 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 6। तो आपकी जो आखिरी जो साइड थी c वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। मतलब ये आपको मालूम पड़ गया कि ये जो साइड है कितनी है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है। एग्जाम में आप ये फिगर बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स फिर भी मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ओके, अभी देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी का मतलब होता है आधा। ओके, तो पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, पेरीमीटर को हाफ कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर s, इसको हम लिखते हैं s से। s इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2, मतलब कि पेरीमीटर का आधा कितना है 30 है, 30 अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, तो आप 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 15 मिलेगा, 15 2 ज़ा 30। ओके, तो आपको मिला सही पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर। अभी आपको इसके जो फॉर्मूला सपोर्ट कर देना है। देन उसके बाद में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो रूट के अंदर s माइनस है, s माइनस b s माइनस c आएगा। s की जगह पे आपका जो वैल्यू है वो 15 है, 15 आपने रख दिया। s की जगह 15 आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, a का वैल्यू कितना 12 है। उसी तरह से s माइनस b में 15 माइनस 12 कर देंगे। s माइनस c में s की वैल्यू 15 माइनस का माइनस, c की वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, 15 को सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, 15 माइनस 12 किया तो आपको 3 मिला, 15 में से माइनस 12 किया तो आपको 3 मिला, 15 में से माइनस 6 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। ओके, रूट का रूट उतार देना है आपको। अभी देखिए 15 3 3 3, अभी देखिए ये 9 है और 3 फिजा में 9 होता है, तो क्या किया आपने 9 को 2 बार लिख दिया, 9 मल्टीप्लाई 9। अभी देखिए ये जो 9 है 9 की 2 जोड़ी कर ली, मतलब कि एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 9। तो आपने पढ़ा होगा कि जब अंडर रूट में कोई नंबर होते हैं 2 बार, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उनका रूट हट जाता है। ठीक है, तो वही चीज हुआ है यहाँ पे। देखिए 9 मल्टीप्लाई 9 के ऊपर रूट है, मतलब दोनों के ऊपर रूट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से रूट हट जाएगा। लेकिन 15 तो सिंगल है, उसका तो कोई दूसरा साथी नहीं है 15। ठीक है, तो वो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो आपका आंसर आएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका यहाँ पे
यूनिट सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसे सेंटीमीटर आएगा क्योंकि यहाँ पे एरिया निकाला है इसलिए स्क्वायर आएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया। और अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल CD पैरेलल EF एंड Y जेम Z इज इक्वल टू 3 जेम 7 देन फाइंड X। आपको फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आपको दी गई होगी। ओके, उसमें क्या बोल रहे हैं, AB पैरेलल CD है, यानी कि AB वाली लाइन ये पैरेलल है CD। पैरेलल का मतलब होता है कि AB और CD इन दोनों ही लाइन के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपस का डिस्टेंस सेम, उसे बोलते हैं पैरेलल। फिर कहता है कि CD पैरेलल EF, यानी कि ये जो CD वाली लाइन है ये पैरेलल है EF के, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस सेम है। तो यानी ये कह रहा है कि AB पैरेलल CD है और CD पैरेलल EF है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB पैरेलल CF भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, मतलब कि ये और ये दोनों पैरेलल हुए आपस में। ठीक है, और दूसरी बात बोल रहा है कि Y जेम Z इज इक्वल टू 3 जेम 7। ये आपका Y है, Y का वैल्यू यहाँ पे दिया है 3 और Z का वैल्यू दिया है आपका 7। ओके, तो बोल रहा है कि देन फाइंड X। तो आपको ये जो X है, X पता करना है कितना डिग्री है। ओके, अब एक चीज आप ध्यान से देखिए इसके अंदर, ये जो x वाला एंगल है, ठीक है, इस x वाले एंगल का ये जो z वाला एंगल है, ये कैसा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कैसे देखिए चेक करते हैं। जो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है, मतलब कि हिंदी में कहते हैं एकांतर अंतर कोण, तो वो जो होता है ना उसमें z की फिगर बनती है इस तरह से। देखिए अभी ये जो लाइन है ना, ये AB वाली लाइन है, AB वाली लाइन, ठीक है, और आखिरी में देखिए ये जो लाइन है ये वाली, ये आपकी EF वाली लाइन है, तो ये आपका x है और ये z है। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये z आपका कितना है 7 है तो x भी कितना होगा आपका 7 हो गया। ओके, y तो आपको दिया हुआ है। चलिए अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले जो आपको डिटेल्स दिखी उसको लिख देना, उसके हिसाब से ही उसके जरिए ही आपको आपका सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको दिया हुआ है बिकॉज AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, देयरफॉर इसलिए AB पैरेलल EF, क्योंकि AB पैरेलल CD है, CD पैरेलल EF है, इसलिए AB पैरेलल होगी EF के। वही मैंने यहाँ लिखा है। क्यों? लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या एक ही लाइन को पैरेलल है, ये इसको पैरेलल ये इसको पैरेलल, मतलब कि ये तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, हमको इसका और इसका काम है फिलहाल, क्योंकि हमको x और z की जरूरत है फिलहाल। ओके, तो देखिए अब जब ये दो लाइन पैरेलल हो गए अपने हिसाब से, ठीक है, तो जब भी दो लाइन आपस में होती है पैरेलल, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन, ये वाली और ये वाली, ठीक है, तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं इक्वल। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू z हो गया, मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये कैसे हो गए, इक्वल हो गए। कंडीशन क्या है कि दो लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। अब उसके बाद देखिए AB पैरेलल CD आपको दिया हुआ है, मतलब कि ये लाइन AB और CD, ये आपकी AB होगी और ये आपकी CD होगी। ठीक है, बीच में से ये जा रहा है ट्रांसवर्सल लाइन, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। इसमें देखिए x प्लस वाई एंगल है, यहाँ पे आपका x एंगल है, यहाँ पे y है। तो आपको फिगर देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड, मतलब कि लेफ्ट साइड पे ये दोनों एंगल अंदर की तरफ बन रहे हैं। ठीक है, एक ही तरफ है और दोनों एंगल अंदर की साइड है। ये जो लाइन है लाइन के अंदर है, देखो ये लाइन के अंदर है, ये भी लाइन के अंदर है, मतलब ये लाइन के अंदर, ये लाइन के बाहर नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब ये जो भी ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के होते हैं वो 180 के होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो x प्लस वाई मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 क्यों होता है, आपको लिख देना है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल है अंदर के। ठीक है, अब देखिए अभी हमने ऊपर प्रूफ किया कि x इज इक्वल टू z है। अब भाई जब x इज इक्वल टू z है, ठीक है, तो आप x की जगह पे z भी रख सकते हो। ओके, तो आप यहाँ लिख देंगे z प्लस वाई इज इक्वल टू
180। Therefore x plus y is equal to 180। क्योंकि x is equal to z है तो हम z की जगह पे x रख सकते हैं और z x की जगह पे z रख सकते हैं। ओके, अब देखिए अभी हमको दिया हुआ है y jam z is equal to 3 jam 7, ठीक है। तो y की जगह पे आप y तो रखना है, उसको y रखना है, सॉरी, ठीक है। z की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। तो लिखेंगे लेट बी y is equal to 3n। मान लेते हैं कि जो y है ये is equal to 3n है, इसकी वैल्यू 3n है और z की वैल्यू कितनी है, 7n है। अब z और x क्या है, दोनों ही बराबर हैं, इक्वल हैं। तो z is equal to x is equal to 7n हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको निकालनी है x की वैल्यू, तो हमको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमको यहाँ पे इसी को यहाँ पर रख देना है। नाउ x प्लस y इज इक्वल टू 180। अभी x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 7n मिली, क्योंकि जो z की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू मिलेगी हमको, ठीक है। z हमारा 7 था, हमने z को 7n मान लिया, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ फिलहाल के लिए 7n हो जाएगी। ओके, तो x की जगह 7n आ गया, y हमारा क्या है 3n है, तो मैंने 3n ले लिया इज इक्वल टू 180, तो इज इक्वल टू 180। 7n प्लस 3n प्लस करेंगे तो 10n आएगा, मतलब कि 10n इज इक्वल टू 180। फिर 180 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट जाएगा, तो n इज इक्वल टू 18 मिला, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर नहीं, अभी आना बाकी। फिर therefore x इज इक्वल टू 7n, x की वैल्यू कितनी है, 7n है। तो ये जो n दिख रहा है, n की वैल्यू क्या मिली हमको, 18 मिली, ठीक है। तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो 7 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 126। तो आपका आंसर आ गया 126 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो x, ये जो आपका x है ये कितना डिग्री का है, ये 126 डिग्री का है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, इसके अंदर आपको एक ट्राइंगल दिया गया होगा, ट्राइंगल PQR, ओके। और इस ट्राइंगल PQR को इस तरह से प्रोड्यूस किया गया होगा कि ये जो आपकी QR है, QR पे आपको मिलेगा T पॉइंट मिलेगा, और ये जो आपका QP रेज है उस पे आपको S पॉइंट मिलेगा। ओके, इस तरह से बनाया गया होगा फिगर ट्राइंगल PQR का। अब इसमें देखिए आपको दो ट्राइंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसका मेजर्स क्या है, उसका माप क्या है, ठीक है। पहला ट्राइंगल है PQT, ये आपको दिया है कि 110 है, मतलब कि 100 ट्राइंगल। दूसरा एंगल आपको दिया है SPR, ये आपको दिया गया पहले से कि 135 डिग्री का है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल PRQ, मतलब कि ये वाला एंगल कितने का होगा, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले कुछ चीज समझ लीजिए, फिर इसका काफी आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए कोई भी लाइन होती है ना, तो 180 डिग्री होती है, कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है वो, इसे स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर चाहे दो एंगल बनाऊं चाहे तीन एंगल बनाऊं, मान लीजिए मैंने एक यहाँ से रेस खींच दिया या फिर लाइन सेगमेंट खींचा मैंने, ठीक है। तो अभी ये दो एंगल में डिवाइड हो गया, दो एंगल में बढ़ गया, लेकिन क्या दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 मिलेगा, इससे कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, 180 मिलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये 120 हो गया और ये 60 हो गया, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये 110 का हो और ये 70 का, तो कुल मिला के दोनों एंगल तो आएंगे 180 के ही आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए कि ये 120 का एंगल है, तो क्या हो गया, हमको समझ में आता है कि भाई ये लाइन है, लाइन पे कोई भी एंगल्स बनते हैं तो वो टोटल मिला के 180 होते हैं। अब ये लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल 120 का है, तो जाहिर सी बात दूसरा कितने का होगा, 60 का होगा। हमने 180 में से 120 को माइनस कर दिया, ठीक है। अब लाइन तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल दिख रही है, मान लीजिए भी लाइन ऐसी हो, ठीक है, और उस पे इस तरह से कोई लाइन खींच दिया गया हो या फिर रेस खींच दिया गया हो, ठीक है। तो उसमें अगर आपको पहले से बोला गया हो कि भाई ये आपकी 80 है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये आपको 100 होगा। आपको क्योंकि पता है कि ये लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं वो 180 के होते हैं, और अगर एक 80 है तो दूसरा कितना होगा, 100 का होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। QP स्टैंड्स ऑन लाइन TR, जो QP है आपका, ये आपका QP यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आपका स्टैंड्स है, मतलब कहाँ पे है, ये TR पे है, यानी कि TR के ऊपर है, समझ रहे होंगे आप। ये आपका TR है, इस पे आपका QP है, ओके। सो क्या हो रहा है कि दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है एंगल PQT एंड एंगल SQR फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एंगल PQT ये वाला एंगल और एंगल SQR
यानी कि एस क्यू आर, इसके बगल वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितने डिग्री के होते हैं, टोटल 180 डिग्री के होते हैं, मतलब कि सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल PQT प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180। ओके, अब देखिए एंगल PQ2 हमको दिया हुआ है PQT ऑलरेडी कि ये 110 डिग्री का है। ओके, तो इसके नीचे इसकी डाल देंगे वैल्यू। अभी एंगल PQR तो हमको पता ही नहीं, वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो कितनी होगी, एंगल PQR को आप ऐसे कैसे लिख देंगे, इज इक्वल टू 180 कर देंगे। ओके, अब देखिए 110 इधर से किधर जाएगा, इस तरफ, तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110, ठीक है। तो एंगल PQR कितना बचेगा, माइनस करने के बाद 70 बचेगा। ओके, अभी हम ये एंगल Q और एंगल PQ निकाल रहे हैं, देखिए, क्योंकि हमको यहाँ पे ये एंगल दिया, यहाँ पे ये एंगल दिया है, ये भी लाइन वाला एंगल है, ये भी लाइन वाला एंगल है। तो लाइन में जो एंगल बनते हैं वो होते हैं 180 के, तो 180 में से माइनस करेंगे इसको तो ये डिग्री एंगल मिलेगा, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा। अब अगर किसी ट्रायंगल में के आपको दो एंगल पता हो पहले से, तो तीसरा एंगल आपको आसानी से मिल जाता है, और हमें ये निकालना है, इसलिए हम पहले P एंगल और Q एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब सेम इस तरह से आपको यहाँ भी करना है। ओके, अब मैंने यहाँ पे सब लिखा नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए ये भी लाइन है SPR, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये आपके SPR लाइन, ठीक है। तो इसमें भी क्या दो एंगल बन रहे हैं, पहला एंगल बन रहा है एंगल SPR, SPR प्लस दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, इसके बगल वाला RPQ, मतलब कि ये वाला है, ठीक है, जिसको आप QR भी कह सकते हैं, चाहे तो आप QPR बोलो या फिर RPQ बोलो, चलिए आपको दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 180। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसके लिए 180 के होते हैं। अब SPR आपका एंगल का वैल्यू कितना है, 135, तो आपको 135 होता है, ठीक है। एंगल QPR तो आपको पता नहीं है, ठीक है, आपको ये वाला एंगल तो पता नहीं है, आपको ये वाला एंगल तो पता नहीं है P वाला, तो उसको ऐसे कैसे लिख देना है, इज इक्वल टू 180। अब देखिए एंगल QPR आप ऐसे कैसे लिख देंगे, 135 को उस तरफ लेके जाएंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 45। तो ये एंगल P भी कितना आ गया, 45 आ गया। एंगल QPR मतलब कि ये वाला एंगल कितना मिल गया आपको, ये मिल गया 45। ऊपर आपको PQR मिल गया, यानी कि Q वाला एंगल, तो ये कितना है 70, मतलब कि ये आपको मिल गया 70। ओके, अब आपको निकालना है एंगल PR। अब ये ट्रायंगल है PQR और आपको दो एंगल पता चल गए, तो ये बहुत ही आसानी से आप एंगल R निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल PQR, अब ट्रायंगल PQR में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो एंगल P, एंगल Q, एंगल R, अभी लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर QPR या PQR लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम PQR समझ सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है डायरेक्ट। नाउ इन ट्रायंगल PQR, तो हमको PQR पे ध्यान देना है, मतलब कि ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, 180 होता है इसका। P का कितना वैल्यू 45 हमको मिला है यहाँ पे, ये P वाला एंगल है। एंगल Q कितना हमको यहाँ मिला है 70, हम 70 रख देंगे। एंगल R तो हमको निकालना है, एंगल R का मतलब क्या है आपका PRQ। ओके, ये 180 हो गया। अब 45 को प्लस करेंगे 70 से, ठीक है, तो आपको 105 मिलेगा प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। अभी ये 105 जाएगा उस तरफ, ठीक है, तो 180 में से माइनस होगा तो एंगल R आपको मिलेगा 65, यानी कि आपका एंगल PRQ ये आपको मिल गया 65 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, एंगल PRQ 65 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रूव दैट, साबित करो कि टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, दो ट्रायंगल्स है सेम बेस पे, ठीक है, और इक्वल बेस, यहाँ पे उनका बेस जो इक्वल है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, आर इक्वल इन एरिया। तो वो जो ट्रायंगल है उन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन का समझ के फिगर ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। फिगर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि राइट साइड पे ड्रॉ करना है, या तो फिर सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है, या तो सेंटर में बीच में सबसे ऊपर, या तो फिर एकदम राइट साइड पे बड़ी सी फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में साइड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो पहले फिगर देख लेते हैं। देखिए एक तो क्या बोल रहा है सेम बेस, ओके, और क्या बोल रहा है सेम पैरेलल्स, ओके।
सेम पैरेलल के बीच में होना चाहिए। तो ये मैंने एक पैरेलल, दो पैरेलल लाइन खींच दी है, पहला है m और दूसरा है n। तो ये क्या हो गया, m पैरेलल n हो गया, ठीक है। दो लाइन खींची मैंने आपस में, कैसी पैरेलल, मतलब कि m और n के बीच का डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है, बराबर। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, सेम बेस लेना है। तो मैंने बेस ले लिया, ठीक है, a और b के सेम बेस, मान लीजिए मैंने अभी दो लाइन खींची, ये m और n है, फिर मैंने सेम बेस ले लिया a और b, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि टू ट्राइंगल्स, मतलब कि एक ही बेस पे दो ट्राइंगल। तो मैंने एक ट्राइंगल इस तरह से लिया, ठीक है, और एक ट्राइंगल इस तरह से लिया, ठीक है। तो एक ट्राइंगल हमारा मैंने क्या बनाया है, ABC बनाया, और एक AD बनाया। तो देखिए दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पे हैं, वो AB आपका बेस है, बेस क्या है AB, और दो ट्राइंगल कौन से, ABC ADB, ठीक है, दो ट्राइंगल। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो आपने फिगर में उतार दिया। अभी क्वेश्चन को आपको प्रूव कैसे करेंगे वो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले जो कुछ दिया है आपको लिख देना है, गिवन क्या है, क्या क्या दिया गया है, m पैरेलल n, ठीक है ना, मतलब कि सेम पैरेलल लाइन है, तो m और n कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। फिर दो ट्राइंगल्स है, पहला ट्राइंगल है ABC ABC, ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADB, ये ट्राइंगल आर ऑन द सेम पैरेलल्स, ये दोनों सेम पैरेलल्स पे हैं, एंड बेस और एक ही बेस पे हैं, बिटवीन इसके बीच में m और n, ये सेम पैरेलल हो गया m और n, ठीक है, एंड AB, और AB आपका बेस हो गया रिस्पेक्टिवली, मतलब कि आपका सेम पैरेलल क्या है, m और n है, बेस क्या है आपका AB है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि जो दो ट्राइंगल है वो दो ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है, यानी कि एरिया ऑफ ABC, मतलब कि ABC इसका एरिया और एरिया ऑफ ADB इसका एरिया, ये दोनों का एरिया आपस में कैसा है, इक्वल है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहां से। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपका ट्राइंगल है ABC, मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, ABC, ठीक है। इसमें आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो कि इसकी हाइट होगी, इसे कहते हैं अल्टीट्यूड, ठीक है, ऊंचाई। तो ये आपने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मतलब कि आपने इस लाइन पे इस तरह का लाइन खड़ा कर दिया, ठीक है। तो ड्रॉ CE परपेंडिकुलर AB, तो आपने क्या किया, ये AB लाइन थी आपकी AAB, इस पे आपने CE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और एंड DF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, ये DF ड्रॉ किया आपने किस पे, AB, ठीक है। ये जो DF ये ADB के लिए ड्रॉ किया आपने, CD जो ड्रॉ किया आपने वो ABC के लिए ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड, ठीक है, 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब वही है आपका ये CE, जिसको अल्टीट्यूड कहते हैं, हाइट भी कहते हैं, ठीक है, उसी को ये फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ABC का ट्राइंगल क्या होगा, नाउ फॉर ट्राइंगल ABC, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, आपका फॉर्मूला में है तो 1/2 आ जाएगा। बेस आपका जो जिसके ऊपर बन रहा है आपका ट्राइंगल वो क्या है, ABA, इसी के ऊपर बन रहा है आपका ट्राइंगल, तो यहाँ पे आ गया AB। फिर परपेंडिकुलर मतलब कि आपकी जो हाइट क्या है, इस ट्राइंगल में हाइट क्या दिख रही है, CE है ना, तो बस ये ट्राइंगल तो हमने यहाँ पे नीचे लिया है, तो इसकी हाइट क्या है, CE है, ओके। तो ये हाइट क्या हो गई, CE हो गई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि ये मैं लाइन खींच रहा हूँ एक पैरेलल आपस में, तो देखिए पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। आप इसको कितना भी आगे लेके जाए वो डिस्टेंस उतना ही होगा जितना उस तरफ है, ठीक है, सबका डिस्टेंस सेम ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो CE है वो CE उतना ही है जितना कि DF है, मतलब कि CE और DF कैसे हैं, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो देखिए आप CE की जगह पे DF लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों ही सेम पैरेलल लाइंस के में ड्रॉ किए गए हैं। तो CE इज इक्वल टू DF है, बिकॉज क्योंकि M पैरेलल N, क्योंकि M पैरेलल N के और उसी के बीच में आपका CE और DF है, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 इंटू AB इंटू DF हो गया।
अब 1/2 AB इंटू DF, तो ये तो फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ ADB का, ठीक है। देखिए ADB में आपको निकाल बताओ साइड में, ये आपका ADB है, ADB, इसमें आपने DF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अगर आपको ADB का एरिया निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 AB आपका बेस हो गया, आपकी हाइट यानी आपकी परपेंडिकुलर DF हो गया। तो देखिए ये तो एरिया बन गया, इसका एरिया बन गया ADB का, तो एरिया ऑफ ADB आ गया। अब एरिया ऑफ ADB बीच में क्या इक्वल है, तो इसके बगल में क्या है एरिया ऑफ ABC, तो आपको ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया कि भाई एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADB। तो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप कि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के जरिए आपके फ्रेंड्स का भला हो सकता है, उनकी मैथ अच्छी हो सकती है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना, क्योंकि कुछ ही दिन में एग्जाम आने वाली है, आज के या परसों में, ठीक है। तो उनको वीडियो जरूर शेयर कर देना। इसी तरह के वीडियो में लाता रहूंगा और भी से कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लाऊंगा, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर 4 मार्क्स की में पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।